सो अगेन एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। वीडियो की लेक्चर सीरीज सेकंड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 11th क्लास की हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में काफी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। मतलब कि एग्जामिनर खुद ही बता रहा है आपको कि अगर हम भूगोल की स्टडी करें तो हमें बड़ा ही सिंपल शब्दों में समझ में आता है कि भूगोल जो है फिजिकल लेवल पे और कल्चरल लेवल पे अलग अलग हमें देखने को मिलता है। वो किस तरीके से, उसका कारण सिंपल सा क्या है वो ये देखिए। यहाँ पे सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करी गई है कि अगर अगर भूगोल वेता भूगोल वेता भूगोल वेता मात्र धरातल पर तथ्यों के में विभिन्नताओं का अध्ययन नहीं करते अपितु उनके कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होता है। उदाहरण के लिए फसलों का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्न एक तथ्य से दूसरे तथ्य से बिल्कुल अलग होगा। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि अगर आप एक ज्योग्राफिकल हैं और जैसा कि एनसीईआरटी कहती है कि हम भूगोल को फिजिकल लेवल पे और कल्चरल लेवल पे अलग देते हैं, तो बिल्कुल फैक्ट है। अगर हम लोग कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे देखें और सिर्फ हम फसलों का अध्ययन करें, सिर्फ प्लांट के बारे में समझें, तो एक जगह प्लांट कैसा है, दूसरी जगह कैसा है। दूसरी जगह अगर हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करें, सॉइल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, इवन बाजार की मांग के बारे में, इवन किसानों का जो भी व्यय है, खर्च करने का तरीका है, वो भी तकनीकी निवेश, यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी में कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, कुछ भी, एवरीथिंग इज डिफरेंट ऑन दिस अर्थ। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर अगर भूगोल की स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं भौतिक लेवल पर जो समाज हमें दिखाई दे रहा है, फिजिकल लेवल पे जो ज्योग्राफी हमें दिखाई दे रही है, जो अर्थ के सरफेस के हिस्सों में हमें दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल अलग होगी। कहने का मतलब जापान की मिट्टी और भारत की मिट्टी में क्या अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से अगर हम देखें तो अगर हमें सारी चीज़ें पता हो तो इन तथ्य से हम फ्यूचर में आने वाले जितनी भी क्षमताएं हैं उनका काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएंगे और हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब एग्जामिनर आपको, एनसीईआरटी आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भूगोल पूरी तरीके से भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथा स्थायिक नहीं है अपितु गायात्मक होते हैं। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। मतलब भूगोल के बारे में ये भी बताया गया है कि भूगोल जो है भौतिक और मानवीय रूप दोनों रूप पर बिल्कुल स्टैटिस्टिक फिक्स नहीं बैठा हुआ है। मतलब अगर आप भूगोल को फिजिकल लेवल पे आज बोलेंगे कि आज यहाँ पे इस तरीके का प्लांट उगा पड़ा है और उसके बाद यही क्या कहते हैं ऐसा प्लांट यहाँ पे उगा रहेगा, क्या इन फ्यूचर ही चेंज नहीं होगा? ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है। दूसरा उसने बोला मानवीय, यानी कि मानव भौतिक रूप से, मानवीय और भौतिक दोनों रूप से भूगोल बिल्कुल चेंजेबल होता रहता है। यानी कि सिंपल शब्दों में शुरुआती समय में क्लास 12th की ज्योग्राफी जो है वो हमें बताती है कि ज्योग्राफी का मतलब कहीं ना कहीं अनचेंजेबल अर्थ और अनचेंजेबल मैन, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वही ज्योग्राफी होता है। और यही चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भूगोल में जो भी भौतिक स्थिति है, जैसे आज पेड़ पौधे, झरने, तालाब जो भौतिक रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं, मटेरियल रूप से जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो आज है, जैसे वो आज क्रियाएं कर रहे हैं, और वैसे इन फ्यूचर में नहीं करेंगे। दूसरा मानवीय, दोनों ही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं गायात्मक है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं चेंजेबल हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से एक लाइन लिखी हुई है कि भाई अगर आप देखें यहाँ से, अगर आप देखें तो मानव जीवन जो है, जो धरती पर रह रहा है, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल लेवल पे इफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मतलब भौतिक लेवल पे इफेक्ट कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर में रहता है उसका खान पान अलग होगा, जो झारखंड में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, उसका खान पान सोच बिल्कुल अलग होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पर्यावरण जो है, सॉरी, इसीलिए हम कहते हैं जो भूगोल है वो कहीं ना कहीं दोनों लेवल से हमें अलग देखने को मिलता है। भौतिक लेवल से अगर अलग देखने को मिल रहा है तो भी इंसान का वस्त्र, आवास, व्यवसाय, ये पूरी तरीके से अलग देखी जा सकती है। अगर इंसान का कल्चर कहीं ना कहीं अलग है तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी अलग है। तो इंसान दो ही तरीके से प्रकृति के साथ समझौता कर सकता है, या तो इंसान वहाँ की चीज़ों को अपने हिसाब से अडेप्शन कर ले। मतलब अडेप्शन बोले तो जैसे लोग जम्मू कश्मीर में अगर रहते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ का खाना, वहाँ की फसलें, वहाँ के वस्त्र वैसे ही होंगे क्योंकि वहाँ पे भौतिक ज्योग्राफी ऐसी है। अब उनका कल्चर इस तरीके से इफेक्ट इसलिए कर जाएगा क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को
क्या कर लिया, एडप्ट कर लिया। तो एडप्शन यानी कि मानव प्रकृति के साथ समझौता इसी तरीके से करता है, या तो वो उसे एडप्शन कर लेता है, और नहीं तो एडप्शन अगर वो नहीं करता है तो प्रकृति के साथ जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है तो उसके साथ उसको मॉडिफाई भी कर देता है। तो हमने क्या समझा, हमने सिंपल शब्दों में ये समझने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे और कल्चर लेवल पे लोगों का जीवन जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है और वो इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन सब कुछ ज्योग्राफी पे ही डिपेंड होता है। अगर किसी का भौतिकी, अगर मैं कहूँ फिजिकल लेवल पे जम्मू कश्मीर में कुछ और वस्त्र, कपड़ा या खान पान है, तो वहाँ पे वो फिजिकल लेवल पे क्लाइमेट कंडीशन ऐसी, इसलिए वो ऐसा ही बना रहेगा, इसी हिसाब से वहाँ पे उसका कल्चर बन जाएगा, और इसीलिए टॉपिक जो है आप कह सकते हैं लगभग एक समान आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक कवि ने बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको एक कहानी बता रखी है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भौतिक वातावरण और मानव के अन्य क्रियाओं को एक कवि द्वारा संक्षिप्त में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया। मतलब कि क्योंकि भूगोल जो है वो भौतिक और संस्कृति का ही हिस्सा है, तो उसको डिफाइंड करने के लिए एक कवि ने एक स्टोरी बनाई। उसने बताया कि इसमें ज्योग्राफी किस तरीके से दिखाई दे रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भौतिक रूप से उसे कुछ मिला और उसने उसमें कुछ इनपुट दे दिया। कहने का मतलब या तो वहाँ पे वो प्रकृति को एडप्शन कर लेता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ इनपुट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, उसने बताया कि आपने मिट्टी का सर्जन करा, जो भौतिक लेवल पे हम नहीं कर सकते। कहीं पे मिट्टी कुछ और है, कहीं पे मिट्टी कुछ और है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, भौतिक लेवल पर मिट्टी भगवान ने बनाई, लेकिन मैंने कब का निर्माण करा। तो कब क्या हो गया, टेक्निकल लेवल पे अगर देखें तो कब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होंगे, तो उनकी संस्कृति भी उसके अंदर आ जाती है। आपने रात्रि का सर्जन करा, क्योंकि दिन रात जो है कहीं पे उसी समय पे होती है, कहीं पे किसी समय पे होती है। तो उसने बताया मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीपक बना दिए। आपने बंजर भूमि, पहाड़ियां, भूभाग बनाए, मरुस्थल का सर्जन किया। मैंने फूलों की क्यारियां बनाई, बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्थाओं से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता चला जाता है। मतलब सिंपल सा शब्दों में मीनिंग देखिए कितना सटीक बता रखा है एग्जामिनर ने। उसने बताया कि किस तरीके से भूगोल जो है भौतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से लोगों के जीवन में इम्पैक्ट डालता है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आने की वजह से इंसान धीरे धीरे चीज़ों को चेंज कर लेता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस हिसाब से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है बेसिकली हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही आसानी से देने की कोशिश करता है, जो आप ये देख सकते हो। नंबर 1 प्रश्न जो है एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। मतलब कि अगर भूगोल हमारे 3 सवालों का जवाब दे रही है तो इसी तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कुछ प्रश्नों पर, जैसे धरातल पर पाए जाने वाली प्रकृति एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूपों की पहचान से जुड़े होते हैं, तो वो हमें क्या प्रश्न के उत्तर का आंसर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई अर्थ सरफेस है, कहीं पर नेचुरल लेवल पे कुछ और होगा और नेचुरल लेवल पे कुछ और होगा, तो ऑफकोर्स वहाँ का कल्चर कुछ होगा। तो वो हमें बताता है कि ऐसा क्या है, क्या का वो हमें उत्तर दे रहा है और बता रहा है कि क्या कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने हमें बताया। दूसरा हमें उसने क्वेश्चन बताया कि कुछ प्रश्नों पर पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्व के वितरण से संबंधित होता है, जो कहाँ प्रश्न के से संबंधित होता है। मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो भौतिक सांस्कृतिक बनी हुई है, यानी कि फिजिकल कल्चर अगर कहीं पे बना हुआ है, तो कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे कैसा हमें देखने को मिलता है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये रहा। तृतीय प्रश्न, यह व्याख्या अथवा तत्व और तथ्यों के माध्यम से कार्य कारण संबंधन से जुड़ा हुआ है, जो भूगोल के यह प्रश्न पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। मतलब वो यही बता रहा है कि भाई पृथ्वी के क्रोड में इतनी गहराई क्यों है,
वहाँ पे इतना मटेरियल क्यों मिलता है, ऐसा कारण क्या है, तो ये सब ये हमें बताने की कोशिश करता है। तो ये दोस्तों वीडियो का दूसरा पार्ट था, और ऑफ कोर्स अगर आप ये वाला छोटा सा लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा जो अभी हमने पढ़ाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के विवरण, स्थिति और केंद्रीकरण के प्रतिरूपों का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव और उसके भौतिक जीवन के माध्य गायात्मक अंतरक्रिया के उपजे तथ्यों के बीच सहचार्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण है। मतलब इतनी बुरी डेफिनेशन दे रखी है कि एनसीईआरटी का बच्चा अगर पढ़ने बैठे तो पागल हो जाए। लेकिन ऐसे सिंपल शब्दों में बताता हूँ मैं कि ज्योग्राफी एक मेन सब्जेक्ट है, एक क्रोड है, एक मेन सब्जेक्ट है जिससे सारे सब्जेक्टेड संबंधित है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि वो स्थानिक विशेषताओं का और गुणों का विवेचन करता है। यानी कि अगर कहीं पे बेसिक लेवल पर ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक जगह की स्टडी आप करें, लेकिन उसको रिलेट करना दूसरी जगहों से भी जरूरी है ताकि आपको सारे डायमेंशन के बारे में समझ में आता रहे। तो यानी कि ज्योग्राफी जो है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है मानव और उसके भौतिक वातावरण, यानी कि ह्यूमन बीइंग और उससे रिलेटेड जो भी एटमॉस्फेयर होता है उसके स्पष्टीकरण में और उसके अर्थ में समझाने की कोशिश भूगोल करता है। तो दोस्तों ये इतना ही पार्ट था। वीडियो के थर्ड पार्ट में और मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे चलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो।